एक जैसी नज़र आई, लेकिन बीच में एक जगह बदलाव कहाँ हुआ कि जब वो एक रे एयर के माध्यम से, या एयर एक खुद एक माध्यम है, तो एयर से वो गिलास में आई। तो जब एयर से वो गिलास में आई तो अपनी डेंसिटी बदलने के कारण, माध्यमों में अंतर होने के कारण, जब वो गिलास के अंदर से गुजर रही थी तो आपको कैसी दिख रही थी? कुछ मुड़ी हुई। लेकिन वो जैसे ही गिलास के बाहर निकली और आपने उसे एयर में देखा, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो आपने इंसिडेंट रे में देखी थी। इस नियम को समझाने के लिए स्नेल नामक वैज्ञानिक ने एक बात यहाँ लिख कर दी हमें कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। लेकिन हम जब भी कोई एक फिजिकल टर्म रखते हैं, हम जब भी कोई एक फिजिकल फार्मूला बनाते हैं, हम हमेशा उस फार्मूले का प्रयोग अपनी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व अगर होगी तो इस कांस्टेंट की जगह निश्चित तौर पर एक वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम कांस्टेंट को रखकर कभी कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये जो कांस्टेंट कल अपन ने पढ़ा था, इसी का नाम क्या दिया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज जो पार्ट शुरू हम करेंगे, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इसी कांस्टेंट पर होगी कि भाई ये इंडेक्स क्या होता है। कल वहाँ एक जरा सी बात अपन ने करी थी कि जब हम इंडेक्स के विषय में पढ़ेंगे तो हम हमेशा माध्यमों का अंतर देखेंगे, और वहाँ एक बात पढ़कर इतनी बात खत्म करी थी कि सेकंड मीडियम हमेशा पहले मीडियम का रिस्पेक्ट करेगा। अब पूरी बात क्या हो वो अपन यहाँ आज पढ़ेंगे। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दैट, आप ऐसा पढ़कर आए हैं अभी कि रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम। अभी अपन ये बात पढ़कर आए कि जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कुछ परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। कहाँ? इन अ सेकंड मीडियम। पहली मीडियम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन कहाँ हो रहा था? सेकंड मीडियम। ये बात अभी अपन पढ़कर आए। तो द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन टर्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ इन दोनों माध्यमों के बीच में जो अंतर अपन करेंगे, उन अंतरों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो द कांस्टेंट, जो एक शब्द बराबर लिख के आ रहा था कांस्टेंट एपरिंग ऑन द राइट हैंड साइड, या आपको राइट हैंड साइड पर स्नेल के लॉ पर एक जो शब्द दिखाई दिया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट शब्द को हटाकर ही हम क्या लिखने वाले हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट की वो डेंसिटी जो हर माध्यम पर अलग अलग होगी। यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो हर डेंसिटी पर या हर माध्यम पर स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है? कम या ज़्यादा। उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू अपन पढ़कर आते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माध्यम बदलने के कारण या तो वो कभी कम हो जाएगी या कभी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो कम और ज़्यादा हो रही है तो हमें वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लाइट ट्रेवल इज द फास्टेस्ट इन वैक्यूम, यानी कि लाइट सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ट्रेवल करती है। सबसे तेज अगर लाइट कहीं जा रही है बेटा तो वो वैक्यूम में जाएगी। अब अगर वैक्यूम याद नहीं रहा कि वैक्यूम क्या होता है, तो केवल एक बात इतनी सी याद रखो, वो वैक्यूम मीन्स दैट कि देयर इज नो एयर। एक वह स्थान या हवा ना हो उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में ये बड़े तेज़ी के साथ ट्रैवल कर रहा है। इसका वैल्यू भी उन्होंने हमको दिया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू डेट इन वैक्यूम। हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी वैक्यूम के बराबर ही मान लेते हैं, क्योंकि वो मार्जिनली लेस होती है, जरा सी कम होती है। तो जरा सी वैल्यू को हम वैसे ही हमेशा राउंड ऑफ करते हैं मैथ में, इसलिए ये वैक्यूम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही मानी जाएगी।
या अब आप ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये समान है। इट रिड्यूस कंसिडरेबली बाय द ग्लास और वाटर, पानी में और गिलास में जाने पर ये थोड़ी सी घट जाती है। तो द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि दो माध्यमों में आने वाली प्रकाश के लाइट का अंतर, दो माध्यम है तो लाइट भी अलग अलग हो जाएगी। अगर किसी माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट अलग है तो दूसरे माध्यम में आने पर वो बदल जाएगी, और जैसे ही वो स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी आपको कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। पहले वाले टॉपिक में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वहाँ सीधी सी बात थी कि जिस एंगल से आई थी उसी से वापस चली गई, क्योंकि वहाँ टकराने वाला ऑब्जेक्ट भी तो एक ही था। एयर से आई, मिरर पर टकराई, और मिरर से बाहर, एक ही बात चल रही थी। तो कंसीडर द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग। अब थोड़ी बात ध्यान से सुनो कि एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी मीडियम 1 into मीडियम 2। तो एज शोन इन फिगर 10.11 लेट V1, हमेशा याद रखो V1 द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। V1 क्या दर्शाएगा बेटा? मीडियम फर्स्ट, यानी V माने क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर वो पहले माध्यम में आ रही है तो V1, और अगर वो दूसरे माध्यम में जाएगी तो V2। यानी फॉर्मूला भी अपन बनाएंगे तो V1/V2 या V2/V1। तो आपको समझ में आएगा कि पहले किस माध्यम में जा रही थी और दूसरे में किस में जा रही थी। V माने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, V1 यानी कि मीडियम फर्स्ट, और V2 माने मीडियम। अच्छा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि मीडियम 2 हमेशा मीडियम 1 का रिस्पेक्ट करेगा, यानी दूसरा वाला माध्यम पहले माध्यम का रिस्पेक्ट करेगा। एज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो दिस इज यूजली रिप्रेजेंट बाय द सिंबल N21। तो हम इसे किसके द्वारा सिंबलाइज करेंगे? N21। अब N21 क्या है? ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन N21 बराबर क्या हो रहा है कि दिस कैन बी एक्सप्रेस। तो पहले अपने क्या देखा था? मीडियम 2 किसको रिस्पेक्ट कर रहा था? मीडियम 1 को। N21 बराबर V1/V2। N21 बराबर V1/V2। उन्होंने आपको बड़े विस्तार में लिख के भी दिया कि N21 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि दूसरा वाला रिस्पेक्ट किसका कर रहा है? ये फॉर्मूला तुम्हें ये बता देगा 21। तो आगे हमेशा जो होगा वो पीछे वाले को रिस्पेक्ट करेगा। जैसे अभी अपन ने क्या देखा कि सेकंड मीडियम किसको रिस्पेक्ट कर रहा था? फर्स्ट वाले को। तो जो रिस्पेक्ट कर रहा है वो हमेशा आएगा आगे। जैसे मीडियम 2 रिस्पेक्ट कर रहा था तो 2 आगे आया और 1 पीछे चला गया। फॉर्मूला क्या हुआ? V1/V2। अगर आपसे अब ये कोई कह दे कि मीडियम 1 रिस्पेक्ट करेगा 2 का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N12 इज इक्वल टू V2/V1। आई बात समझ? यस सर। फिर से देखो, N माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 21। 21 का मतलब है कि 2 1 का रिस्पेक्ट कर रहा है, तो V1/V2, क्योंकि V1 मीडियम 1 होगा और मीडियम 2 रिस्पेक्ट करेगा तभी तो मीडियम 1 से कोई चीज मीडियम 2 में आएगी। जैसे इस चित्र में तो मीडियम 2 गिलास है, तो गिलास ने जब एयर का रिस्पेक्ट किया तभी तो रे ऑफ लाइट आया। अब इस केस में मीडियम 1 कौन हो रहा है? ग्लास, और एयर दूसरा होगा, तो अपन ने क्या लिखा? 1। तो 2 माने या क्या है? मीडियम 2, और 1 माने क्या है? मीडियम 1। तो V1/V2। अब इंटरचेंज हुआ। क्या इंटरचेंज हुआ? कि पहला वाला दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या हमेशा दूसरा ही पहले का करेगा? नहीं, पहला भी तो दूसरे का कर सकता है। तो पहले वाले ने कहा का रिस्पेक्ट किया, तो जो रिस्पेक्ट कर रहा है वो पहले आएगा, तो V2/V1। इतनी बात आ गई समझ में? अब एक फॉर्मूला आगे और देखो। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट जो अभी अपन ने लिखा वही फिर से उन्होंने कहा
कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इट रिप्रेजेंटेड एज N12, जो अपन ने यहाँ लिखा। तो N12 इज गिवन बाय द N12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, यानी कि V2 अपॉन V3। आई इतनी बात समझ में? Yes. आगे इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, माना कि मीडियम 1 या तो वैक्यूम हो या एयर हो। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, यानी कि मीडियम 1 अगर या तो हवा हो या वैक्यूम हो, तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर मीडियम 1 वैक्यूम हो या एयर हो, तो सेकंड मीडियम हमेशा किसका रिस्पेक्ट करेगा? वैक्यूम। क्यों करेगा? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा ज़्यादा होती है। सबसे तेज स्पीड ऑफ लाइट क्या में मिल रही थी हमें? वैक्यूम। इसलिए तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम। तो आप उसे उस समय क्या कहोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे देखो, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय N2। अगर कभी किसी फॉर्मूले में हमें N2 लिखा मिले तो ये समझा जाएगा ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि मीडियम 2 ने किसका रिस्पेक्ट किया? मीडियम फर्स्ट का। लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मीडियम 1 या तो वैक्यूम है या एयर। हम एयर को कहाँ तक लिखेंगे? एयर तो एवरीवेयर इज प्रेजेंट एयर। अगर हम धरती से 2 फुट ऊपर चले जाएं तो हमारा वायुमंडल शुरू हो जाता है, और हम सब वायुमंडल में ही देख रहे हैं। इसलिए हम केवल 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। जब 2 दिख जाए तो आप कह देना ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ C, अगर C फिर से आ जाए कहीं, तो C क्या होता है? C इज द स्पीड ऑफ लाइट। याद रखो, ये सिंबल है, ये सिंबल्स लगाने पड़ेंगे आपको कि C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा? NM बराबर C अपॉन V। क्या बनना है? C अपॉन सब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, C अपॉन। अब V आपको क्या मिल रहे हैं चेंज कि जब माध्यमों की बात हो तो V1 अपॉन V2। आप इंटरचेंज कर ही लो। यस। सवाल भी आएगा, सवाल में बाकायदा लिखा होगा कि पहला मीडियम दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा पहले का कर रहा है, पहला तीसरे का कर रहा है। तो 1 2 3 3 2 1 21 12, फिर होगा 31 13 और 23। कि पहला हमेशा तीसरे का करेगा, दूसरा तीसरे का करेगा, तो तीसरा भी तो दूसरे का करेगा, तो 23 भी मिलेगा, 31 भी मिलेगा और 13 भी मिलेगा। तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सिंपली कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल 10.3। 10.3 में हमें तमाम इंडेक्स दिए गए हैं। एक नज़र हम इन पर मारेंगे और दिमाग में कोशिश करेंगे कि ये बैठ जाए। वैसे अभी तक बोर्ड के जितने भी सवाल आए हैं उसमें हिंट में नीचे दी जाती है। अब आपकी किस्मत अगर बहुत ही अच्छी है तो ये नहीं मिलेंगी। फ्रॉम यू टेबल यू कैन नाउ गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड W। अगर N के नीचे W है तो वो पानी का है, N के नीचे गिलास है तो वो गिलास का होगा। अगर जैसे आप कार्बन का देखते हैं तो C लिखा होगा तो आप समझेंगे वो कार्बन की है। अलग अलग आपको दिए गए हैं। सो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल 1.33। हम पानी और उसका एयर का एक ही स्पीड लगाते हैं 1.33। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन गिलास Ng बराबर 1.52। सच डाटा आर हेल्पफुल इन मैनी प्लेसेस, हाउएवर नीड टू बी मेमोराइज द डाटा। आपको आवश्यकता है कि आप इस डाटा को मेमोरी में रखें। ठीक।